तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 8 जून से सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे और 1 जून से बंगाल में सभी धार्मिक स्थल को खोला जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संकट को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी होंगी जिसका पालन करना होगा। ममता ने घोषणा की कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थल सुबह 10 बजे से खोले जाएंगे। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मंदिरों और मस्जिदों को बंद करने का क्या मतलब है। इसके साथ ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी को भी धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक समय में केवल 10 व्यक्तियों को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन की पूरी तरह से व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि 8 जून से राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे और पश्चिम बंगाल में सभी तरह के इंडस्ट्रीज को भी खोल दिया जाएगा। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी, 74 साल की उम्र में निधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया है। अजित जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 20 दिन से रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर ट्विटर पर दी है। अमित जोगी ने लिखा कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया है। केवल मैं ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नेता ही नहीं, अपना पिता खोया है। अजित जोगी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए हैं। गांव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे बहुत दूर चला गया, ऐसा उनके बेटे ने ट्वीट करके ट्विटर पर जानकारी दी थी। अजित जोगी का निधन 74 साल की उम्र में हुआ है। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव आ रहा था। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें 9 मई को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हालत को बिगड़ते देख डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उन्होंने प्रवासी मजदूरों के हालत पर ट्वीट किया था और केंद्र सरकार से मांग भी की थी, जैसे विदेश में फंसे मजदूरों को लाने के लिए वंदे भारत चालू किया गया है, वैसे ही मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया जाना चाहिए। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि अमित शाह की बैठक में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम ना खोली जाए राज्यों की सीमा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद सरकार की क्या रणनीति हो, इस पर शुरुआती 4 चरणों में अग्रिम मोर्चा पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी राय जानी और उनके राज्यों का हालत का जायजा भी लिया। चौथे चरण की समाप्ति से पहले अब गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 28 मई को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और आगे की रणनीति तय करने के संबंध में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि राज्यों की सीमाएं ना खोली जानी चाहिए और समाचार एजेंसी ANI न्यूज़ की तरफ से भूपेश बघेल ने यह भी अनुरोध किया कि रेल परिचालन और विमान सेवा को लेकर मुख्यमंत्रियों की राय पर भी विचार करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों के लिए कर्ज लेने की शर्त को आसान बनाना चाहिए। गौरतलब है कि विमान सेवाएं शुरू होने से पहले भी भूपेंद्र बघेल ने केंद्र को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए थे और यात्रियों की पूरी जानकारी राज्यों को देने की मांग भी की थी। और दोस्तों, इसी कड़ी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह को ये सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को और 15 दिन आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन का झटका, कोर सेक्टर इंडस्ट्री के उत्पादन में 38% की भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, को बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन की वजह से अप्रैल महीने में 8 प्रमुख उद्योग वाले कोर सेक्टर के उत्पादन में 38.1% की गिरावट आई है। मार्च 2020 में 8 कोर सेक्टर के उत्पादन में 9% की गिरावट आई थी। कोर सेक्टर के इंडस्ट्री में कोयला, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, बिजली, फर्टिलाइजर और क्रूड ऑयल को शामिल किया जाता है। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा झटका स्टील और सीमेंट सेक्टर को लगा है, जिनके उत्पादन में 83.9% और 86% की भारी गिरावट आई है।
और आपको बता दूं कि देश के कुल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर सेक्टर का वेटेज करीबन 40.27% होता है। इस दौरान कोयला के उत्पादन में करीब 15.5% की गिरावट आई है। इसी तरह कच्चे तेल के उत्पादन में 6.4% की गिरावट आई है। मिनिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पादन में 19.9% की भारी गिरावट आई है। इस दौरान रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 24.2% की भारी गिरावट आई है। इस दौरान फर्टिलाइजर के उत्पादन में 4.5% की गिरावट आई है। इसी तरह सीमेंट के उत्पादन में 86% की जबरदस्त गिरावट आई है। अप्रैल में बिजली के उत्पादन में 22.8% की गिरावट आई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा झटका स्टील और सीमेंट सेक्टर को लगा है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि तबलीगी जमात के लोगों के आने के बाद गुजरात में जंगल की आग तरह फैला कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने द प्रिंट अखबार से कहा कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोग जब राज्य में दाखिल हुए तब कोविड-19 संक्रमण जंगल की आग तरफ फैल गया है। बकौल मुख्यमंत्री, कई लोगों ने यात्रा जानकारी छुपाई और प्रशासन के साथ सहयोग नहीं किया। राज्य में अब तक कोविड-19 के 15,560 मामले सामने आ चुके हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि यूपी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उद्योग संगठन के साथ किया समझौता। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उद्योग संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हुआ है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी के अनुसार राज्य में अभी तक 27 लाख श्रमिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि निजामुद्दीन मरकज कार्यक्रम में शामिल हुए 3 देशों के 540 नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए 3 देशों के 540 नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 12 चार्जशीट दायर की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख तय की है। मामले में अब तक 915 विदेशियों के खिलाफ 47 चार्जशीट दायर हो चुके हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोविड-19 से वैश्विक उत्पादन में हो सकता है 640 करोड़ रुपए की कमी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने कहा कि कोविड-19 से वैश्विक उत्पादन में करीब 640 लाख करोड़ की कमी हो सकती है, जो 1930 के दशक में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी होगी। उन्होंने कहा, जब तक दुनिया भर के देश एक साथ काम नहीं करते तब तक कोविड-19 महामारी दुनिया भर में अकाल्पनिक तबाही कर सकती है और ये पीड़ा का कारण भी बन सकती है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि 1 मई से 91 लाख प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 1 मई से अभी तक उन्होंने 91 लाख प्रवासियों को विशेष ट्रेन सेवा से उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड संकट है और हम अनएक्सपेक्टेड कदम उठा रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से बहुत सारी चीज़ों में कमियां देखने को भी मिली है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि 2025 तक एक समय में 25% कर्मचारी ही करेंगे ऑफिस से काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी TCS ने कहा कि 2025 तक किसी भी समय सिर्फ उसके 25% कर्मचारी ही ऑफिस से काम करेंगे और वे कर्मचारी भी अपने समय का 25% ही ऑफिस में रहेंगे। TCS के CEO राजेश गोपीनाथन ने कहा कि हमारे ग्राहक इस मॉडल के साथ काफ़ी खुश है और वे हमें और ज़्यादा काम देना भी चाहते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि सीमा पर तनाव के बीच भारत को एक और झटका देने की तैयारी में है चीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि सीमा पर तनाव के बीच चीन भारत को एक और झटका देने की तैयारी में है। चीन ने कहा है कि वह भारत से सुअर के आयात पर बैन लगाने जा रहा है। चीन के इस कदम को वहां की सरकारी मीडिया ने खुद मौजूदा सीमा तनाव से जोड़ा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग और कृषि व ग्रामीण मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को संयुक्त रूप से एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चीन भारत से सुअरों और इससे जुड़े सभी उत्पादों पर बैन लगाने जा रहा है। प्रतिबंध लगाने की वजह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर की रोकथाम और चीन के वन्य जीवों की सुरक्षा बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में स्वाइन फ्लू का पहला मामला मई के महीने में आया था और असम में इस बीमारी के वजह से 14,000 सुअरों की जान चली गई थी। वहीं चीन में बीमारी का सबसे पहला मामला अगस्त 2018 में ही आ गया था। चीन में सुअरों के मांस की खूब कंजप्शन होती है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भी चीन में सुअर के मांस की मांग नहीं घटी है।
हालांकि सरकारी नोटिस में भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का मुख्य पात्र कहने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव के बीच भारत से सुअर के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है कि चीनी इलाके से लगी सीमा में भारत ने अवैध तरीके से डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, जिसकी वजह से यह टकराव शुरू हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया है कि दोनों पक्ष सीमा पर चल रहे तनाव को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले भारत में चीनी राजदूत सन वेंडंग ने कहा था कि दोनों देशों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं और बातचीत के जरिए मतभेद दूर किया जाना चाहिए। हालांकि भारत चीन से आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। वर्ष 2018-19 में भारत का चीन के साथ जहां 53.56 बिलियन डॉलर्स का व्यापार घटा था, ऐसे में अगर भारत चीन से आयात पर बैन लगा देता है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का ही होगा, क्योंकि भारत चीन से सबसे ज़्यादा आयात कराता है और निर्यात कम करता है। और दोस्तों, इसी के चलते मैं आप सभी को देश में मौजूद फिलहाल कोरोना वायरस के केसेस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। आपको बता दूं कि देश में कुल 1,66,000 कंफर्म केस पाए गए हैं और उनमें से करीबन 71,106 लोग रिकवर हो चुके हैं और 4,706 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस के मामलों के बारे में बात करी जाए तो पूरे विश्व भर में करीबन 58 लाख केस मौजूद है और उनमें से करीबन 24 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं और 3,60,000 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। और देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल 56,950 केस सामने आ चुके हैं और उनमें से करीबन 1,897 लोगों की जाने जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी और मुख्य समाचार इसी के साथ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।